नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्ड टूर्स चैनल में। और इस चैनल पर लेखपाल भर्ती की तैयारी कराई जा रही है बिल्कुल निःशुल्क, जिसमें कि ग्रामीण विकास व ग्राम समाज सीरीज को शुरू किया गया है। और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, यूपी लेखपाल है यूपी लेखपाल 2, जिसमें कि अब तक के 8 लेक्चर हो चुके हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो इससे जुड़ सकते हैं जो है। तो आज शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ये आज 9वां लेक्चर 10वां लेक्चर है। टॉपिक है भूदान और ग्रामदान। भूदान आंदोलन लगभग 1951 जब वही देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इसलिए उसके पीछे लाने का आधार ये था कि पहले जब शासन था अंग्रेजों का, तो उसमें ये था कि जमींदारी और तरह तरह की व्यवस्थाएं थी, जिससे कि भूमि का केंद्रीकरण था। कुछ वर्ग के पास ज़्यादा से ज़्यादा भूमि थी और कुछ के पास दो तरीके में लोग बटे थे। एक मजदूर वर्ग था, एक जो है जमींदारी वर्ग था। तो भूदान नाम से स्पष्ट है कि भूमि का दान करना और गांव का दान करना। 1951 में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, वहाँ से आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। इसके पश्चात तेलंगाना में 1957 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भूस्वामियों और पट्टेदारों को अपने भूमि अधिकारों का त्याग करने के लिए तैयार करना था, जैसा कि मैं पहले ही बताया। तो जिसके बाद भूमि का समतापूर्ण वितरण कर उसे संयुक्त जुताई के उद्देश्य के लिए ग्राम संस्था की संपत्ति बनाना था। एक तरीके से समानतापूर्ण जो है लाने के लिए कि जैसे जनता के बीच में समानता कायम हो सके। इसके जनक देखें तो विनोबा भावे ने भूदान एवं ग्रामदान के द्वारा भूमि के निजी स्वामित्व को दूर करने की आशा व्यक्त की और कहा कि भूमि के न्यायिक वितरण, जोतों के समेकन और उनकी संयुक्त जुताई निश्चित करने के लिए आंदोलन बहुत प्रभावी हुआ। इस आंदोलन की भूमि अधिग्रहण तथा भूमि वितरण दोनों में सफलता सीमित रही। भूदान से 42.6 लाख एकड़ भूमि में से 17.3 लाख एकड़ भूमि को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि दान में दी गई भूमि जुताई योग्य नहीं थी अथवा उन भूमियों पर काश्तकारी विवाद था। तो भूदान के बदले भूस्वामियों को आगत सहाय और अन्य सुविधाएं मिली, वहीं काश्तकारों को बंजर व विवादित भूमि मिली। तो दोस्तों ये इसमें जो भूदान है इसका सन इम्पोर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है। और एक ही जनक कौन थे, तो विनोबा भावे ने। और शुरू कहाँ से वो, तो आंध्र प्रदेश। ये सब मोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं जो पेपर में छप सकते हैं, आ सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए। फिर उसके बाद भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण। भूमि अभिलेखों के रिकॉर्डों रख रखाव तथा ग्रामीण व्यवस्था में परावर्तन की प्रक्रिया के सामंजस्य पूर्ण संचालन हेतु 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को प्रारंभ किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए लगभग 48 करोड़ प्रावधान किया गया और वर्ष 1997-98 तक लगभग 470 तहसील इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हो गए थे, किंतु यह भी पूर्ण प्रगति प्राप्त नहीं कर सकी। यह योजना आधारित संरचना और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण सहयोग के अभाव के कारण अक्षम रही। इसके अतिरिक्त भू अभिलेखों के प्रशासन में पारदर्शिता के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। भूमि सुधार उपायों अथवा नीतियों की कमियां। विभिन्न राज्यों में कानूनों में खुद कास्ट की परिभाषा दोषपूर्ण थी, जिससे जमींदारी प्रथा का केवल नाम बदला गया और वह पूर्ववत बनी रही। सीमाबंदी कानूनों से बचने के लिए जमींदारों ने काफ़ी बड़ी भूमि अपने परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित कर दी, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में आदि में बटाई के आधार पर खेती करने वालों को काश्तकार का दर्जा नहीं मिला, जबकि यह बहुत बड़ी भूमि पर काश्त करते थे। अनुमान यह है कि भारत में बिना रिकॉर्डों की मौखिक काश्तकारी भी बहुत है।
लंबे समय तक भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों को भूमि छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया। अंतिम विभिन्न राज्यों तथा एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उच्चतम सीमा में काफ़ी अधिक अंतर रहे हैं। राजनीतिक इच्छा का अभाव। किसी भी कानून की सफलता के लिए सरकार में उसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा तथा संकल्प का होना आवश्यक है। भारत में भूमि सुधारों के क्षेत्र में बहुत कम उपलब्धि इस बात को सिद्ध करती है कि राज्य सरकारें भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए बहुत उत्सुक थी। प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता, भूमि पर जनभार में वृद्धि, संयुक्त परिवार का विघटन। ये संयुक्त परिवार का विघटन ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि संयुक्त परिवार जब उसका विघटन हुआ तो जो भूमि थी वो ही मतलब विघटित हुई। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन बहुत तेजी से हो रहा है। गांव में किसान परिवारों में जमीन को बांटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे खेतों का उपविभाजन और खंडन बढ़ रहा है। महाजनों और साहूकारों की भूमिका इसमें क्या है कि एक बार जब ऋण लेते थे तो ऋण के दुष्चक्र में फंस के भूमि या जो है खेत जब गिरवी पे रखनी पड़ती थी, और वो इंटरेस्ट ना चुका पाने या मूल ऋण ना चुका पाने के कारण उनका ज़मीन जो है चला जाता था, या उसका कुछ टुकड़ा या अंश बेचना पड़ता था मजबूरी में। उसके पीछे ये कारण था। अब बटाई प्रथा, केएन राज के अनुसार इस समय भी लगभग 45 से 50% भूमि किसी न किसी प्रकार की पट्टेदारी के अंतर्गत है, और इसमें से काफ़ी भूमि बटाई पर है। बटाई में भी यही कॉन्सेप्ट था कि दूसरे की ज़मीन पे लोग खेती करते थे, और जो पैदावार होती थी उसमें आधी आधी या कुछ परसेंट डिसाइड करके बांट लेते थे। उपविभाजन और अपखंडन की समस्या का समाधान। जोतों की चकबंदी। जब चकबंदी क्या है कि जब तक किसी समाज में सहकारी अथवा सामूहिक कृषि को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, उस समय तक अपखंडन की समस्या का एकमात्र हल चकबंदी है। चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचयित किया जाता है, तथा किसी ग्राम की समस्त भूमि को और किसानों के बिखरे हुए भूखंडों को एक अलग क्षेत्र में पुनर्नियोजित किया जाता है। चकबंदी कार्य की प्रगति। भारत में चकबंदी की आवश्यकता को बहुत पहले ही समझ लिया गया था। 1920 में बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पारित हुआ। पहली योजना प्रारंभ होने से पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, तत्कालीन मुंबई राज्य व हैदराबाद में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे। इस समय लगभग सभी राज्यों में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे। दूसरी योजना के समाप्त होने तक 1,21,00,000 हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी हो सकी थी। तो चकबंदी का मुख्य फायदा यही है कि मतलब इसमें भूमि को विघटित या टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त होने से मतलब एक जो है, अब पूरे देश के संदर्भ में अभी कृषि अधीन क्षेत्रफल का केवल 49% चकबंदी के अधीन लाया गया है। तो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि जो सीधा पूछा जा सकता है। चकबंदी कार्य में कठिनाइयाँ देख सकते हैं। अभी वो लाभकर जोतों की स्थापना, भूमि सुधार कार्यक्रम जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। और उसके बाद ये क्विक फैक्ट्स में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मतलब बनेगा। एक ये योजना देख सकते हैं जो ये डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जो इसमें दस्तावेज रहते थे उनको आधुनिक मतलब तौर तरीकों में ढालना। और ये कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना, पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जो कि ये है। क्विक फैक्ट्स में ये है, प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल के अनुसार भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन है।
भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। तेलंगाना में 1957 में। तो यह देश में अभी तक 49% भूमि को चकबंदी के अधीन लाया गया है। देश का कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य ने 100% भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका जारी की गई है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो है वन लाइनर में आराम से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।